मॉर्निंग, नमस्ते। पहला लेसन है, कोई गुड मॉर्निंग बोले तो जवाब देना होता है, गुड मॉर्निंग। नमस्ते का जवाब देना होता है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ये अच्छा लेसन है, जानना चाहिए टीचर से। आदर के योग्य डॉक्टर सुभाष सरकार जी, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती, आदरणीय रघुनंदन जी, प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा, प्रोफेसर रवि नारायण, प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, प्रोफेसर आशुतोष, और यहाँ पर इस सभागार में तो सभी प्राध्यापक आए हैं, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर के हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये शिक्षा समागम है, टीचर समिट इसको बोला गया, तो मैं इसकी जो शुरुआत करना चाहूंगा कि नेल्सन मंडेला का एक कोट है, बहुत फेमस कोट है, हम में से बहुत सारों ने सुना भी होगा। और ये जो कोट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के में डिस्प्ले हो रखा है उनके एंट्रेंस पे। और वो क्या है कि डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डजंट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स or the use of language or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. And the impact will be what? Patients die at the hands of such doctors, building collapse at the hands of such engineers, money is lost at the hands of such economists and accountants, humanity dies at the hands of such scholars, justice is lost at the hands of such judges. The collapse of education is the collapse of a nation. And epicenter of education is a teacher. Epicenter उसका टीचर है। इसीलिए शिक्षा समागम और शिक्षकों की भूमिका, ये एक बहुत अच्छा विद्या भारती ने प्रयास किया कि अगर एपिसेंटर टीचर है तो टीचर कैसा होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग टीचिंग में आए हैं, आप में से जैसे बताया बहुत सारे लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोग का थोड़ा पहले हुआ होगा। आप में से ऐसे कितने जो खुश हैं, जरा हाथ उठाएं। एक दूसरे को देख के ना उठाएं, ठीक है? खुश हैं आप, सच में खुश है ना? कई बार हम कहने के लिए भी कह देते हैं कि खुश हैं, क्योंकि यदि आप खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुश रख नहीं सकते। एक दुखी व्यक्ति दूसरों को खुशी दे नहीं सकता। तो मन में फिर प्रश्न आता है, बुनियादी प्रश्न पे आता हूं कि टीचर कैसा होना चाहिए। आपको कहते हैं कि टीचिंग में आप आए हैं, टीचर हैं, क्या आप टीचर टाइप भी हैं, टीचर जैसे हैं क्या आप इसके में आने के लिए सूटेबल हैं क्या? नौकरी के लिए आगे अच्छी बात है, ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ही देना होगा। और यदि स्वयं से उत्तर ठीक नहीं मिलता तो जो भी करेक्टिव एक्शन है वो आपको लेने चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर आप आंख बंद करें और सोचें कि आपकी जिंदगी में कौन सा टीचर आया तो सबसे अच्छा आपको लगा, उसका चेहरा आपके मन पे आएगा, तो वो क्यों अच्छा लगा? अपने व्यवहार के कारण, अपने गुणों के कारण, या पढ़ाने के तरीके के कारण, या अपना सा लगने के कारण, या उससे कुछ संस्कार और प्रेरणा मिलने के कारण, या आपको लगा कि ये मेरा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। अगर ऐसे जो एक नाम, दो नाम आपके ध्यान में आते हैं तो वैसे बनने की कोशिश करना। ऐसा तो कोई नहीं होगा इस हॉल में जिसमें एक दो भी नहीं आए होंगे ध्यान में, आए होंगे ना, सबके में एक या दो तो आए होंगे। उनके जो गुण जिसके कारण से वो आपको अच्छे लगे, मानो आपके जो विद्यार्थी हैं जब वो आंख बंद करें तो आपका चेहरा उनकी आंखों में आना चाहिए। और अगर वो चेहरा नहीं आ रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि वो कैसे आए, हम कैसे बने। क्योंकि टीचर का काम है ज्ञान देना, टीचर का काम है देना। क्या देना? ज्ञान देना, समय देना, अपनापन देना, प्रेरणा देना, परिश्रम करना, संस्कार और समझ को विकसित करना।
ये सारा काम देने का काम है और टीचर्स का काम लेने का काम नहीं है। जो लोग भी इसमें हैं, हम सब, हमारा काम है देने का, लेने का काम नहीं है। और एक और बात बताऊं, लेने और देने की बात भी छोड़ो, ये रोने का काम नहीं है। आप रोने वाले मत बनना कभी। टीचर रोते अच्छे नहीं लगते, टीचर दुखी नहीं अच्छे लगते। आपके चेहरे पे खुशी नजर आनी चाहिए जो मुझे नजर नहीं आ रही है। टीचर रोते अच्छे नहीं लगते, टीचर झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते, टीचर निगेटिविटी फैलाते हुए अच्छे नहीं लगते, और टीचर नारे लगाते हुए भी अच्छे नहीं लगते। आप क्या प्रेरणा दोगे दूसरों को? आपका जीवन प्रेरणा, गांधी ने क्या कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। आप टीचर हैं, आपकी जिंदगी एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। आप क्या बोलते हैं से ज्यादा आप क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम है। अभी मेरे से पहले कैलाश जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि तनख्वाहों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपका काम एक जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी का काम है, और देश की जितनी ताकत है ना, उससे ज्यादा तनख्वाह देने की कोशिश करता है। मंत्री जी बैठे हैं यहाँ, सभी मंत्रियों से ज्यादा टीचर्स की तनख्वाह है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, सभी से। क्योंकि समाज, देश ये मानता है कि आपका काम बहुत जिम्मेदारी का काम है, अपने बच्चे दिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। इस कारण से वो जिम्मेदारी का हमें एहसास भी तो होना चाहिए कि देश की ताकत नहीं है, उससे ज्यादा देने का प्रयास करता है, और देना भी चाहिए। हर युग में दिया है, ऐसा भी नहीं कि अभी दे रहे हैं, हर युग में दिया है। मंत्री परिषद के सदस्यों से ज्यादा हमेशा प्राध्यापकों की तनख्वाहें नहीं है। उसका कारण यह है कि इसको माना गया कि वो जिम्मेदारी का काम है ये, पर क्या हमको इसका एहसास है? होना चाहिए हमको इसका एहसास। और दूसरी बात क्या है, मैंने कहा ना खुश रहने की बात की थी, दूसरी चीज क्या है कि टीचर्स की जो हम लोग हैं, एक और आदत है, हमसे प्रशंसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। टीचर्स प्रशंसा करना मतलब बड़ी कंजूसी है, इसमें करना ही नहीं चाहते किसी की प्रशंसा, और अपने दूसरे टीचर साथी की तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। पड़ोसी की कर देंगे, दूसरे की कर देंगे, किसी राजनेता की कर देंगे, पर अपने टीचर साथी की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे अच्छा रिसर्चर, अरे स्टूडेंट का काम है, इसका कुछ नहीं है इसमें। ऐसा बोलते हैं ना, स्टूडेंट का काम है। अब अगर वो रिसर्च पेपर छपा है, सिंगल ऑथरशिप में है ना, अरे एक्सटेंशन वर्क है, इसने कुछ नहीं किया, पढ़ाने का काम था, वहां से कुछ कॉपी किया, मैं तेरे को दिखा दूंगा। यानी अप्रोच क्या हुई कि इसमें से कमी निकालो। पर पता क्या है, जो काम कर रहा है ना, अगर उसको अपने कलीग से, अपने साथी से थोड़ी प्रशंसा मिले ना, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है। वो प्रशंसा अपनों से लेने के लिए चांस चाहता है, वो मिलती नहीं उसको, अपने घर में नहीं मिलती, उसको बाहर मिलती है, अपने विश्वविद्यालय से बाहर मिलती है, सब जगह उसको सम्मान मिलता है। अंदर लेना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमने सोचा नहीं, इस पे ट्रेनिंग ली नहीं, और वो जो प्रशंसा है हम फिर अपने विद्यार्थियों की भी नहीं कर पाते आसानी से। तो एक ये लेसन है, थोड़ा प्रशंसा करने की आदत डालिए, उससे आपका भी अच्छा होगा, आपके स्टूडेंट्स का भी अच्छा होगा, और एक अच्छा माहौल हम यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस के अंदर बना पाएंगे। वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं साहिब, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं साहिब, इल्म तो वो है जो आपके किरदार से झलके। और इसको इंग्लिश में कहा कि योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। तो जो हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंडक्ट इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो पहले प्राध्यापकों में तो आना चाहिए। जब प्राध्यापकों में आएगा, आप जो बात कहेंगे उसका मतलब है, रंगपुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ कहते हैं, बच्चा उसको वैसे ही लेता है। लेकिन आप देखिए, स्कूल का जो बच्चा होता है, प्राइमरी स्कूल का, वो अपने टीचर को भगवान सा मानता है। निर्दोष प्यारा सा बच्चा शिक्षा में आता है, वो माँ बाप से भी ज्यादा टीचर की बात वैल्यू करता है कि मेरे टीचर ने ये पढ़ाया। जब वो सेकेंडरी तक आता है तो वो उसको बैलेंस करके रैशनलाइज करता है। और एजुकेशन में प्रोफेसर पंकज बैठे हैं, प्रोफेसर सलूजा बैठे हैं, अभी क्या होता है शिक्षा में, वो रैशनलाइज करता है, हम भी सिखाते हैं शायद रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो। असर क्या है, श्रद्धा कम होती है उसकी टीचर्स के प्रति। कॉलेज आते आते तो बराबर का बहस करने वाला बना जाता है,
और कॉलेज के टीचर्स आसानी से, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कह सकते हैं कि हमारे पास तो मटेरियल ही ऐसा आ रहा है, हम क्या करें। ये तो स्कूल वाले जिम्मेदार हैं। जब मैं बात करता हूँ स्कूल वाले होंगे जिम्मेदार, मैं मान रहा हूँ, लेकिन स्कूल के साथ साथ हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम वैसा बने तो सही जैसा चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का एक ही काम है, समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। तो इस पर हमें काम करना चाहिए ना। पहले अपनी समझ तो विकसित करें, अपनी समझ को ठीक करें, तब आपका जीवन गांधी की बात कि माई लाइफ इज माई मैसेज चरितार्थ होगा। इसीलिए टीचर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। अरे आपके लिए तो अनंत संभावनाएं हैं। आप अगर काम करोगे तो स्टूडेंट्स की आंखों में वो नजर आएगा, और आप नहीं करोगे वो भी उनकी आंखों में नजर आएगा। इसी कारण से तरुण मिश्रा का एक कुछ लाइंस कोट करता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है तरुणा मिश्रा की, कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। तो टीचर्स को तो जिंदगी समझने वाला बनना ही चाहिए। अगर आप जिंदगी नहीं समझेंगे तो किसी को जिंदगी सिखाएंगे क्या? बहुत आवश्यक है कि आप जिंदगी सीखें, समझें। तो किसी की निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। अभी कैलाश जी ने बहुत अच्छी पैकेजेस की बात करी कि पैकेजेस जो है उसको काफी महत्व दिया जाता है। तो मैं एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, वहां पर पैकेजेस काफी मिलते थे बच्चों को। एक घटना बहुत बार उल्लेख करता हूँ, आज मुझे लगता है कि मेरे प्राध्यापक हैं सारे, आपको भी करना चाहूंगा कि मैंने सोचा वाइस चांसलर के नाते कि जिन भी बच्चों को 1.25 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलेगा, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि वो देश के ब्राइट माइंड्स हैं। वो क्या सोचते हैं? वो बच्चा जो आपके सारे एसओपी बनाते हो ना, ये करो ये करो ये करो ये करो, उस बच्चे ने वो सब किया होगा, तब वो इतना बड़ा बच्चा बना, अच्छा बच्चा बना। तो मैं उन बच्चों से बात हमेशा करता रहा, ये जानने के लिए कि कैसा मन है इस बच्चे का। तो एक बच्चे की बातचीत सुनाता हूँ, बाकी की भी लगभग ऐसी सी थी, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी, बीच की सी। तो मैंने उस बच्चे से जब पूछा कि बेटा ये 1.25 करोड़ का पैकेज मिला है आपको, बहुत सारा पैसा होता है 1.25 करोड़, तो क्या करोगे इसका? बच्चा बोलता है सर मौज करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मौज करेंगे, पर मौज का मतलब क्या करोगे इसका? इतना सारा पैसा है। कहते हैं सर मैं ना ऐसा करूंगा, एक बड़ी सी कार खरीदूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, कार खरीदेंगे, और क्या करोगे? एक और बच्चे ने कहा कि फुटबॉल के मैचेस देखूंगा यूरोप में जाके। चलिए बहुत अच्छी बात है, और क्या करोगे? एक ने कहा सर मैं मकान खरीद लूंगा। मैं कहा इतने जल्दी मकान खरीद के क्या करेगा? मकान तो जिंदगी पड़ी है, खरीद लेना। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने थोड़ा पुश किया उसको, तो मैंने कहा इसमें से कुछ अपने माँ बाप को देना चाहोगे क्या? तो बच्चा कहता है कि नहीं सर उनके पास तो बहुत है, they don't need my money। तो मैंने कहा पैसा आया तो है नहीं, अभी तूने माई तो पहले बना लिया इसलिए they don't need my money। तो मैंने कहा उसको ना उनको थोड़ा देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कहता है सर वो they don't need my money, you don't understand, they have enough। वो मतलब हाँ करने को तैयार नहीं बच्चा। अब मेरी हिम्मत देखो, मैंने उसको फिर पूछ लिया, मैंने कहा बेटा इसमें से कुछ हमें देगा क्या? कहता है सर आपका तो बनता ही नहीं मुझसे, आपका तो किसी एंगल से नहीं बनता। मैंने कहा हमारा क्यों नहीं बनता? तो बच्चे का जवाब सुनो। वो कहता है सर जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, दूसरे बच्चे खेल रहे थे, मैं पढ़ रहा था। जिस समय दूसरे लोग टेलीविजन देखते होंगे मैं पढ़ता था। मैंने फोकस्ड अप्रोच रखी, मैंने पढ़ाई करी और उसमें बहुत अच्छे नंबर लाया, मेरा एडमिशन हुआ। इसमें आपका क्या? जब मैं यहाँ आ गया, क्लासेस अटेंड करी, खूब अच्छे से मेहनत करी और नंबर अच्छे लाया, इसमें आपका क्या? और उसके बाद में जब ये कंपनी आई, इसने टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, जीडी लिया, पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद में मैं सेलेक्ट हूँ, आपका क्या बनता है? तो मैंने कहा बेटा हमारा बनता नहीं है। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा जो व्यक्ति इस देश का ब्राइट माइंड है, कल को सब टॉप पोजीशंस पे ये बच्चे पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे, वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने माँ बाप को भी ठीक से देने को तैयार नहीं है, तो देश और समाज को वो क्या देगा वो क्रेडिट? वो सोचता है कि आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस सक्सेस। हरिओम पवार साहब ने बहुत अच्छा कहा। मैंने उसको सोचा भी कि जब बेटा तो पढ़ता होगा तो माँ तेरे लिए खाना लाती होगी, तेरे को दूध भी रात को देती होगी, देर तक पढ़ता होगा,
कह रहे सर आप वैसे इमोशनल हो रहे हो, इतनी बात नहीं है। तो मेरे को अरविंद कुमार की बात याद आई, उन्होंने कहा कर्जा खाए बैठे हैं अपनों की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। यानी वो मानता है कि वो सोल प्रोप्राइटर है अपनी सक्सेस का। पर मेरा प्रश्न यहाँ ये नहीं है, वो ब्राइट माइंड है, वो तो अच्छा करेगा ही, सचिन तेंदुलकर किसी भी फॉर्मेट में खेलेगा तो अच्छा करेगा, पर क्या उसका कसूर है क्या ये? वो तो 3-4 साल का मां शिक्षा में देके गई थी, एक अबोध बच्चा जिसको कुछ पता नहीं था दुनियादारी का। और जब वो 23 साल का बाहर जा रहा है, वो इतना सेल्फिश हो गया कि क्रेडिट का सक्सेस शेयर ही नहीं करना चाहता। जिम्मेदार वो बच्चा कैसे हो सकता है? वो तो आपका परफॉर्मर है, टॉपर है, स्टार है। इसका मतलब शिक्षा में और शिक्षकों में कमी है कि जिस तरह की व्यवस्था हमने देनी चाहिए थी हम बना नहीं पाए। हमने उस पर बात करी तो उस पर आचरण नहीं किया, और केवल बात करके छोड़ दिया। वैसे ज्यादातर तो हमने बात भी नहीं करी। शुक्र मनाइए शिक्षा से जुड़े लोगों, किसी माँ ने केस नहीं किया आप लोगों के ऊपर अभी तक कि मैंने छोटा अबोध बच्चा दिया था, आपने क्या बनाकर मुझे दे दिया इसको। केवल पैकेज पे मैं कैलाश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ जो उन्होंने बात कही है। हम शिक्षकों को ऐसा सोचना पड़ेगा, हमारा कितना बड़ा रोल है घर घर में। हम पेरेंट्स भी तो हैं सारे, लेकिन ऐसे पेरेंट मत सोचो, जरा ऐसे शिक्षक सोचो कि उन्होंने अपनी सबसे अमूल्य चीज आपको दी है बनाने के लिए। हमको भगवान ने बहुत बड़े काम के लिए चुना है, क्या हमको एहसास है इस बात का? ऐसा मुझे लगता है। दूसरी एक और बात बताता हूँ। जब मैं क्लास लेता था, मैं था बोल रहा हूँ, बहुत साल से नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्या है मेरी एक आदत थी, कई आपने याद है आप, मैं कई बार कोट किया इसको, आप आंसर जो असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर चेक करके जब बांटते हो बच्चों को आंसर शीट्स, कुछ बच्चों की आदत होती है आपके पास दौड़ के वापस चले जाते हैं कि सर आपने ये वाला में कम नंबर दे दिए, इसमें मेरे ज्यादा बनते थे, इसमें थोड़े और बढ़ा दो तो अच्छा होगा, इसमें आप और कर लेते तो अच्छा। तो वो सेटिस्फाई नहीं होते बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार में आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऐसे 5-7 बच्चे क्लास के, मैं अगली बार जब आंसर शीट उनको देता हूँ तो 3-4 नंबर बढ़ाकर उनको दे देता हूँ। टोटलिंग में गलती करके उनको सबको कॉपी देता हूँ, उनका बिहेवियर देखता हूँ कि क्या होता है। बच्चा देखता है कॉपी, पलटता है तो उसको लगता है कि सर से कुछ गलती हो गई और दोस्त को रख लेता है। अपने दोस्त को भी कॉपी नहीं दिखाता, वो दोस्त कहता है जरा दिखा, तो नहीं दिखाता, वो ऐसे करके रख लेता है। यानी 4-5 नंबर में पूरा ईमान डगमगा गया, पूरे 4-5 नंबर में उसका ईमान डगमगा गया बच्चे का। क्योंकि क्यों? क्या उसका कसूर है? नहीं है। उसको पता है यदि मैं सर के पास जाऊंगा ये मेरे 5 नंबर काट लेंगे। करोगे ना आप सारे यही करोगे, 5 काट लोगे। अगर उसको ये पता हो कि मैं सर के पास जाऊंगा, सर मुझे 20 नंबर एक्स्ट्रा देंगे मेरे अच्छे कंडक्ट के लिए, तो वो आएगा ना, सारे बच्चे आएंगे। बच्चे तो चाहेंगे कि आप गलती करो, यानी अच्छाई को प्रमोट करो, प्रीमियम दो उसके अच्छे व्यवहार को। ये मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है? यदि उसे लगे कि सर मेरे को 10 नंबर बढ़ा देंगे कि बेटा तुमने बहुत किया, शाबाशी, सारे बच्चे अगली बार आएंगे। आपने मैसेज दे दिया कि गलत काम, अगर गलती हो भी गई है आप उसको बताते हो मुझे, आपको इनाम मिलेगा। जिस चीज को जिंदगी में बढ़ाओगे ना वही मिलेगा। आपने नंबर काटे नहीं, सारी क्लास के बच्चों के मन काट दिए आगे के लिए हमेशा के लिए। ये सोचने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। करिए ना टीचर्स, स्कूल एजुकेशन से ही करिए। जो स्कूल शिक्षा में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। हम बच्चे का मन तैयार कर रहे हैं, क्या मन तैयार कर रहे हैं कि टीचर वो असाइनमेंट तक शेयर करने को तैयार नहीं है, माँ भी मना कर रही है, वो भी मना कर रहा है, तो कैसे होगा? अच्छाई बहुत कमजोर होती है मेरे प्राध्यापक दोस्तों, याद रखना, अच्छाई बहुत कमजोर होती है, उसको संभालना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। बुराई का तो कोई स्कूल नहीं होता, बुराई में तो वैसे बहुत ताकत होती है। बुराई तो एकदम आती है, ना स्कूल है ना कोई विद्या भारती है उसके लिए, ना कोई अपने आप आती है, खूब आती है। अच्छाई को पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, अच्छाई को भी इतनी ताकतवर बना देता तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये काम संभालने का प्राध्यापकों का है, हमारा है, शिक्षा से जुड़े लोगों का काम है ये। आपको एहसास है क्या इसका? नहीं है तो एहसास हमें रखना होगा, इसका रखना चाहिए हमको। और एक और बात कि शिक्षा जो है में शिकायतें करना आपका काम है। जब मैंने कहा ना टीचर्स नारे लगाते अच्छे नहीं लगते, तो आप शिकायत करते भी अच्छे नहीं। याद रखो देश ताकत से ज्यादा दे ही रहा है, आपको तो देने वाले बनना है। क्योंकि और एक और बात है कि जिसके पास जो होगा वो देगा।
अगर आप खुश हैं तो खुशी बांटोगे, दुख है तो दुख बांटोगे, निगेटिव है तो निगेटिविटी बांटोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी बांटोगे। हमको तो चाहिए पॉजिटिविटी, हमको तो चाहिए खुशी, हमको तो चाहिए अच्छाई, ये सब चाहिए तो आपके अंदर लाओ ना। जब होगा आप इसके सोर्स होंगे तभी दूसरों को दे पाओगे। क्योंकि कई बार दिखता है कि बरगद बनने की बात करते हैं गमलों में उगने वाले लोग, बरगद बनने की बात करते हैं गमलों में उगने वाले लोग, गमलों में बरगद नहीं उगा करते। अगर आपको बरगद बनना है तो गमले तोड़ने पड़ेंगे अपनी छोटी सोच के, अपनी निगेटिविटी के, अपने इस तरह की मैं दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचने के, बड़ी सोच से, सही सोच से, समझ से ही बरगद बनते हैं। इसलिए गमले तोड़ो अपने छोटी सोच के, संकुचित सोच के। यदि है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा है आप ऐसा सोचो, जिनमें है उनकी बात करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक और 3 हमारे टीचिंग में काम होते हैं, टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों कैटेगरीज में 2 में आपको आउटस्टैंडिंग होना चाहिए यदि आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कम से कम 2 में। वैसे तो तीनों में हो तो बहुत अच्छा, पर ऑलराउंडर तो क्रिकेट वालों को भी नहीं मिलते हर फॉर्मेट वाले, पर 3 में से 2 में आप आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, 1 में आप अच्छे होने चाहिए, बुरे तो किसी में नहीं होने चाहिए। रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग, तो 2 में जो आउटस्टैंडिंग होंगे ऐसा आपसे अपेक्षा रखते हैं कि बहुत अच्छे रहेंगे। एक नेशनल एजुकेशन बात करती है कि लीडरशिप की बात करती है, तो लीडरशिप की रोल में अगर आपको आना है तो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, और टीचर तो अपने आप में वैसे ही लीडरशिप का रोल है। कोई वाइस चांसलर बनने से ही आप लीडर नहीं हो जाते, कोई प्रिंसिपल बनने से ही लीडर नहीं हो जाते। आप तो बच्चों के लीडर हैं ही, आप तो उस क्लास के लीडर हैं ही। टीचर और लीडर सिनोनिम है, असल में तो ये सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं ये दोनों शब्द। तो उस लीडरशिप का माइंडसेट आपका होना चाहिए। एक घटना और कहूंगा, उसके बाद में मैं ये बात खत्म करूंगा। एक बार पहली बार ये कार्यक्रम में उल्लेख किया कि मैं 2011 में एमएस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हुआ। तो मैंने वाइस चांसलर बनने के बाद जब अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ सीनियर वाइस चांसलर से मिला जाए, समझा जाए कि वाइस चांसलरशिप कैसे चलाई जाती है, कैसे अच्छे वाइस चांसलर बना जाता है। तो जब सलाह के बाद में आया तो उन्होंने जो कॉमन एडवाइस आई मेरे लिए, उन्होंने कहा कि क्या आप अच्छे सक्सेसफुल वाइस चांसलर बनना चाहते हो? मैंने कहा जी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 3 काम तो करना मत, एक तो कंस्ट्रक्शन मत कराना यूनिवर्सिटी में, एक रिक्रूटमेंट मत करना, और एक एक्सपेंशन एक्टिविटीज मत करना। क्योंकि इन तीनों से ना कंट्रोवर्सी आने की बहुत गुंजाइश है। रोज आपको तकलीफ आएगी यदि 3 काम करोगे तो, और कंट्रोवर्सी सक्सेस को रोकते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं, तो ये 3 काम तो मत करना। तो नेचुरली आप पूछते हो कि आपको क्या करना, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये शब्द आपको बचाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशंस एंड कंसोलिडेशन। इन 3 चीजों पे आप फोकस रखना। पहली 3 चीजें आप चाहो तो छोड़ देना, तो आप एक अच्छे से आपका टेन्योर जाएगा। क्योंकि लास्ट के जो 3 हैं ये सब वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना और बात करनी है, जिनका आउटपुट आपके टेन्योर में आना ही नहीं है। 5 से 10 साल बाद आएगा, तो आप किसी भी आराम से चलें। लेकिन पहले 3 जो हैं अगले 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन। अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं करी, अगर आपने कंस्ट्रक्शंस और एक्सपेंशन नहीं कराई, 140 करोड़ का ये देश है। आप देखो तो सही एडमिशन की कितनी लाइनें लगी हुई हैं। देश अपेक्षा करता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में सीट्स बढ़ें। एक नई सीट एक परिवार का जिंदगी बदलती है, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। एक रिक्रूटमेंट एक क्लासरूम टीचिंग को बढ़ाती है। यदि हम टीचर से इतनी अपेक्षा रख रहे हैं तो कम से कम हम रेगुलर का एनवायरनमेंट तो क्रिएट करें। इसी कारण से मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप है टीचर की, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो तभी कामयाब होंगे यदि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। लोग एक बार भरोसा करते हैं, 2 बार भरोसा करते हैं, 10 बार किसी पर भरोसा नहीं करते। ये भरोसे को, विद्यार्थियों के भरोसे को बनाए रखना आपका काम है। और ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे आप ध्यान दें। एक और बात है कि
टीचर को ना एक सेल्फ लर्निंग की आदत होनी चाहिए। हर टीचर को कम से कम 12 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए एक साल के अंदर, कम से कम 12 पढ़नी चाहिए आपको। किसी भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, जरूर नहीं कि अपने सब्जेक्ट में हो, बाहर की भी पढ़ो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। वो जो आदत है ना, वो गमला तोड़ने में मदद करेगी आपका। वो आदत है ना, वो गमला तोड़ने में मदद करेगी आपका। और भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है कि भारत विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक। सबसे बड़ी भूमिका इसमें टीचर्स की है, इंस्टीट्यूशंस की है, शिक्षा संस्थानों की है, क्योंकि हमको चाहिए इसके लिए संस्कारी, राष्ट्रप्रेम से भरे हुए डेडिकेटेड कमिटेड लोग। ऐसे लोग आपको तैयार करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे भारत की अब जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे खतरे बढ़ेंगे। इसी कारण से वो पीढ़ी और वो पीढ़ियां आपको तैयार करने का काम है जो यूनिवर्सिटीज में हैं, जो भारत को डेवलप नेशन बनाने का भी काम करेंगे और बाद में संभालने का भी काम करेंगे। 47 में जब हम बनेंगे, पहले भी विकसित रह चुके हैं, जब बनेंगे तो ये चैलेंजेस और खतरे बहुत अलग तरह के होंगे, बढ़ेंगे भी क्यों। याद रखना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। इमारत खतरे में होने के कारण से हम वो गलतियां न कर जाएं जो हमारे पूर्वजों ने पहले करी थी। भारत ने 800 वर्ष की गुलामी ऐसे नहीं झेली है, भारत ने 800 वर्ष की गुलामी ऐसे नहीं झेली है। कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम रही होगी ना, कि 40,000, 50,000, 1 लाख लोगों से ये देश हार गया। क्या वो कारण हमने दूर कर लिए हैं? क्या शिक्षा संस्थानों ने इसके लिए लोगों को तैयार कर लिया है? क्या टीचर्स उस भूमिका में आ गए हैं? क्या केवल चाणक्य का नाम अगर 400 मतलब 3-4 हजार साल पहले का कोट करके आज भी कोट करके दूसरा चाणक्य नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अब देश के सामने जो खतरे होंगे पहले नहीं थे। अब हम 2030 के बाद हर साल जीडीपी में $1 ट्रिलियन ऐड करेंगे, जो हमें 60 साल लगे आजादी के बाद पहला $1 ट्रिलियन बनने में। तो खतरे बहुत अलग होंगे। वैसी पीढ़ी के निर्माण का हमारा काम है। मैं मानता हूं कि आप अपना दायित्व को समझेंगे और इस बड़ी भूमिका जो आपको मिली है इसमें अपना रोल ठीक से करेंगे। देश आपसे यही अपेक्षा करता है, और एक वायदा आप उससे करें कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। प्लीज रेज योर हैंड जो लोग दे सकते हैं वायदा। हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। ये देश आपसे अपेक्षा रखता है। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।